वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन पर है। इस लेक्चर में हम की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, फिर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे। तो इन 5 पॉइंट्स पर वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम की डेफिनेशंस की अगर बात करें तो तीन डेफिनेशंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IS 1 में ऑनवर्ड्स जो है वो कुछ जगह पर ये टर्म जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हुई है और कुछ जगह पे ये टर्म जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हुई है। तो बेसिकली इन्हें जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीज आर दोज इंटेंडेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूजर्स हु आर नॉट इन द पोजीशन टू रिक्वायर एन एंटिटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स टेलर्ड टू देयर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नीड्स। जिस तरह से बैंक वगैरह ने जब लोन देना होता है, किसी मेजर बैंक ने लोन देना होगा एक कंपनी को, तो वो कंपनी से रिक्वायर कर लेता है कि आप हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर दें, तो वो देनी पड़ेंगी। इसी तरीके से अगर कोई मेजर इन्वेस्टर होता है या जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है, वो अगर किसी खास वे में डाटा या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उन्हें मिल जाती है। लेकिन जो रूटीन इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं या और ऐसे लैंडर्स होते हैं जो मेजर लोन कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, उनकी रिक्वायरमेंट की बेस पर कोई खास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बनाई जाती। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उन तमाम यूजर्स की, जनरल यूजर्स की जो नीड्स हैं उनको पूरा करें, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिसकी बेस पर वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें कंपनी से रिलेटेड। लाइक इन्वेस्टर ने डिसीजन करना है कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं या नहीं, लैंडर ने डिसीजन करना है कि कंपनी को लोन दें या ना दें, और क्रेडिटर ने ये डिसीजन करना है कि जो इस कंपनी का क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए, क्रेडिट लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो वो ये डिसीजंस कर सकें। उन डिसीजंस के लिए जो उनकी इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं, जो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मल्टीपल यूजर्स की नीड्स को पूरा कर रही होगी, वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। ये वो स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन हैं जिन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ISB ने इशू किया है। इसके अंदर हमारे IFRS भी शामिल हैं, जैसे IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 15 रेवेन्यू इन कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, तो और IFRS 16 लीजेस, ये IFRS हैं। फिर इसमें IS भी शामिल हैं, जैसे IS 41 एग्रीकल्चर, IS 1 जो हम ये वाला पढ़ रहे हैं, IS 2 इन्वेंट्रीज, IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड सो ऑन। फिर इसमें जो है IFRIC इंटरप्रिटेशन भी शामिल हैं, जैसे IFRIC 1 जो है वो है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डी कमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, जो IS 37 से कनेक्ट करता है। फिर इसमें जो है वो SIC इंटरप्रिटेशन, जो पुरानी इंटरप्रिटेशन है वो भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल SIC 32 जो है, जो IS 38 से रिलेट करती है, उसका टाइटल है वेबसाइट कॉस्ट। तो ये जब हम बात करते हैं IFRS के मुताबिक, तो इसमें IFRS, IAS, IFRIC की इंटरप्रिटेशन और SIC की इंटरप्रिटेशन, ये चारों शामिल हैं। थर्ड हमारी जो की डेफिनेशन है वो है मटीरियल। तो जब टर्म यूज होती है कि मटीरियल है कोई इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन जो है वो मटीरियल होगी अगर उसकी ओमिटिंग, यानी अगर वो इंफॉर्मेशन मिस हो जाए, मिस स्टेटिंग यानी उसको गलत प्रेजेंट कर दिया जाए, और ऑब्सक्योरिंग यानी अगर उसको हाइड कर लिया जाए, छुपा लिया जाए जानबूझकर। तो इफ ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग और ऑब्सक्योरिंग इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस that the primary user of general purpose financial statement make on the basis of those financial statement। प्राइमरी यूजर्स तीन होते हैं, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी जो कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, विच प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी। तो अगर उनकी डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएंगी उस इन्फॉर्मेशन को ओमिट, मिसस्टेट या ऑब्सक्योर करने से, तो वो इन्फॉर्मेशन मटीरियल है। हम इन जनरल पहले भी पढ़ते हैं कि जो मटीरियलिटी है ये दो एंगल्स पर होती है। बाजू का तो ये अमाउंट पर डिपेंड कर रही होती है, यानी साइज पर। दूसरा जाहिर बात है कि बाजुकात एक इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट होती है उसमें अमाउंट इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है।
तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर भी किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, तो वो अमाउंट चाहे जितनी ही छोटी क्यों ना हो, नेचर ऐसी है सिचुएशन की कि इसको मटेरियल इंफॉर्मेशन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक समरी होती हैं एक एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमने देखें एसेट्स को अलग, लाइबिलिटीज को अलग, फिर एसेट्स की भी क्लासिफिकेशन, करंट, नॉन करंट, और इसी तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंटेशन की जाती है फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो ये अचीव करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, कैश फ्लो पर, जो कि यूजफुल हो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, इसलिए इन्हें जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ यूजर्स उस इंफॉर्मेशन की बेस पर इकोनॉमिक डिसीजंस कर सकें, जो उनकी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनको कर सकें। फर्दर ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मैनेजमेंट की स्टीवर्डशिप को भी बताती हैं, मैनेजमेंट ने कितना अच्छा काम किया, उनके हवाले शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज किए थे, तो उन्होंने उसका कितना अच्छा इस्तेमाल किया। और इस मकसद के लिए जो इस ऑब्जेक्टिव के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं एंटिटी के एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस, गेन लॉसेस, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन बाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स, फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड की पेमेंट और कैश फ्लोज के बारे में। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी की इंफॉर्मेशन है, ये गिवन होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, कंट्रीब्यूशन बाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। तो चार ये स्टेटमेंट्स हो गई, और फिफ्थ इनके साथ फिर मिल जाते हैं नोट्स। तो ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पर वो एंटिटी के फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और खास तौर पर उनकी टाइमिंग को भी कि कब कैश फ्लोज होंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद। जैसे हम करंट और नॉन करंट में डिस्टिंग्विश करते हैं तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ें विद इन 1 ईयर हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें 1 ईयर के बाद होंगी, और उनकी सर्टेनिटी के बारे में भी, क्योंकि कुछ जगह पर हमने एस्टिमेट यूज किए हुए होते हैं और कुछ जगह पर जो है हमने कंफर्म फिगर्स को यूज किया हुआ होता है। तो ये दोनों चीजें डिस्क्लोजर्स के थ्रू हम रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा? एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली हमारी 5 स्टेटमेंट्स होंगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ पीरियड, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट को बनती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, इसे आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं, फॉर द पीरियड बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये भी फॉर द पीरियड बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये भी फॉर द पीरियड बनेगी। और इसके बाद नोट्स भी बनेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये 5 हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये मिलकर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक एंटिटी चाहे तो इसके अलावा भी टाइटल यूज कर सकती है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट कहा जा सकता है, या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का टर्म यूज हो सकता है रादर देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, या सम टाइम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। एक जो और रिक्वायरमेंट है IS1 की, वो ये है कि एक एंटिटी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो इक्वल प्रोमिनेंस में बननी चाहिए, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ, ये इक्वल प्रोमिनेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो और बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो उसके मुकाबले में निस्बतन हिडन हो, उतनी ज्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट ना की जा रही हो। तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इक्वल प्रोमिनेंस में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पर जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खासतौर पर जब हम IS8 अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये कनेक्ट करती है। एक तो रिक्वायरमेंट है कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो हमने प्रीसीडिंग पीरियड की देनी है, यानी अगर हम करंट ईयर में 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो लास्ट ईयर 2021 होगा, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे कंपैरेटिव के तौर पर। फिर जहां जहां पर रेलिवेंट हो तो हम नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ये बता रहे हैं कि एक एसेट के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं या एडिशंस या उसके डिस्पोजल्स बता रहे हैं, तो वो हम नॉर्मली फिर लास्ट ईयर की भी बता रहे होते हैं।
इसी तरह अगर एक इन्वेंट्री की जो नेचर थी, वर्क इन प्रोसेस कितनी है, फिनिश गुड्स कितनी है, करंट ईयर में बता रहे हैं तो लास्ट ईयर में भी फिर वो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे होते हैं। एक हमारे पास बैंक की जो फैसिलिटी थी, लिमिट थी, वो अवेलेबल है करंट ईयर में 80 मिलियन की, तो लास्ट ईयर वो लिमिट कितनी थी वो भी हम बता रहे होंगे। तो नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन के अंदर भी कंपैरेटिव शामिल किया जाता है, जहां वो यूजर की करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट हो। हर जगह पर नहीं किया जाता, लेकिन सर्टन जगह पर किया जाता है जहां पर रेलिवेंट हो कि अंडरस्टैंडिंग उससे इंप्रूव होगी करंट पीरियड की। और एज अ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो ये है कि एक एंटिटी 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएगी, यानी एक लास्ट ईयर की भी बनेगी, 2 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनेगी, या जिस तरह अगर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अलग बनाते हैं, कंबाइन बनाते हैं उस बेसिस पर, 2 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनेंगी और 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनेगी, और उनसे रिलेटेड नोट्स भी बनेंगे। तो ये पाकिस्तान में भी हमारी यही रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 2 हम इसी तरीके से बनाते हैं। एक एडिशनल थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनती है बिगनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, यानी बिगनिंग ऑफ द लास्ट ईयर पे। ये सिर्फ 3 सिचुएशन में बनती है, जब या तो आप IAS 8 के मुताबिक अकाउंटिंग पॉलिसी की रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं, या IAS 8 के मुताबिक ही करेक्शन ऑफ एरर करते हैं जिसकी वजह से रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट हो रही होती है, या फिर आप IAS 1 के मुताबिक किसी आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब रिक्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो इन 3 सिचुएशन के अंदर आपकी थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनेगी एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, जब इसमें मेन रिक्वायरमेंट IAS 8 की है, और रिक्लासिफिकेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो IAS 1 के अंदर कवर होता है। लास्ट पॉइंट हमारा इस वीडियो में है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें। तो एक एंटिटी जो है वो क्लियरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगी, और जो सेम पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है उसमें उसको डिस्टिंग्विश करेगी। बेसिकली जो एंटिटीज हैं वो नॉर्मली एक जो मेन डॉक्यूमेंट बनाती हैं उसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे उसके अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट भी होती है, ऑडिटर रिपोर्ट भी होती है, उसके अंदर कंपनी की बाज़ की फाइनेंशियल हाईलाइट्स भी होती हैं, उसके अंदर समटाइम डायरेक्टर्स की डिटेल वगैरह भी होती है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग भी होता है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जो है एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती है, जिसमें से मेन कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो IFRS जो है वो तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अप्लाई होते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो बाकी इंफॉर्मेशन है जैसे ऑडिट रिपोर्ट है और डायरेक्टर रिपोर्ट है उसके ऊपर तो वो अप्लाई नहीं हो रहे होते। इसलिए ये जरूरी है कि यूजर्स डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सी इंफॉर्मेशन IFRS के मुताबिक बनाई गई है और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पर IFRS की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। तो इसलिए जब एनुअल रिपोर्ट में चीज़ें कंबाइन होती हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे बाज़ हर पेज के ऊपर टाइटल दे दें या कंटेंट्स के अंदर पेज नंबर्स क्लियरली आइडेंटिफाई कर दें, यानी इस तरीके से जो भी प्रेजेंटेशन करें उस तरीके से हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो डिस्टिंग्विश की जा सकें। फिर क्लियरली आइडेंटिफाई करें ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नोट्स को, यानी अलग से पता चलना चाहिए कि जी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है, ये जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, या ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो खास तौर पे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एंटिटी शैल डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोमिनेंटली एंड रिपीट इट व्हेन नेसेसरी फॉर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू बी अंडरस्टैंडेबल। बाज़ एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा पेजेस पर जा रही होती है तो जो हेडिंग्स हैं वो रिपीट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अब क्या क्या आपने प्रेजेंट करना है, आपने रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम बताना है या उसका कोई और मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई उसके नाम में चेंज आया हो प्रीवियस पीरियड से तो वो भी बताएंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल एंटिटी की हैं या कंसोलिडेटेड हैं, ग्रुप की हैं, वो बतानी है। डेट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड जैसे एज एट बताते हैं, या फॉर द ईयर एंडेड पीरियड कवर्ड जो है वो बताएंगे। प्रेजेंटेशन करेंसी फॉर एग्जांपल पाक रुपीस बताएंगे। लेवल ऑफ राउंडिंग जो यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो पहला पॉइंट था कि नेम ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी बताना, उसके बाद दूसरा ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल हैं या ग्रुप की हैं, ये वर्ड कंसोलिडेटेड शो कर रहा है कि ये ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फिर डेट बतानी है या पीरियड कवर्ड बताना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है तो डेट होगी एज ऑन। उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंसी बतानी है रुपीस, लेवल ऑफ राउंडिंग बताना है मिलियंस में, किसी जगह थाउजेंड में होता है और किसी जगह जस्ट सिंपल रुपीस में होता है।
और ये 5 रिक्वायरमेंट तो ये हो गई, और हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें, तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई होगी। तो ये जो टाइटल्स हम यूज करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है IS1 की, जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जनरल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमारे टोटल 6 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हम फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस विद IFRS पे बात करेंगे, फिर डिपार्चर फ्रॉम IFRS पर बात करेंगे कि IFRS की रिक्वायरमेंट को कभी क्या छोड़ सकते हैं, किस सिचुएशन में छोड़ सकते हैं, और फिर छोड़ेंगे तो क्या करना होगा, और अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर क्या करना होगा। गोइंग कंसर्न का जो इशू है, इस पर स्पेसिफिकली बात करेंगे कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट अगर डिफरेंट वे सिचुएशन जब अराइज होती हैं तो उसमें क्या करना है। एक्रूअल बेसिस, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन, ये सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे बात करेंगे। ऑफ सेटिंग पर विद एग्जांपल्स बात करेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं IS1 की, उन पर हम बात करेंगे। तो वन बाय वन इन 6 पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले फेयर प्रेजेंटेशन की बात करें तो IS1 की रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयरली प्रेजेंट करना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज को। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। अब फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम एरर हो, ट्रांजेक्शन के परस्पेक्टिव में इवेंट्स और कंडीशंस जिनको वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और उस डेफिनेशन रिकग्निशन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में दिए हुए हैं फॉर एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब कैसे हम पता करेंगे कि भाई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन दे रही है या नहीं दे रही? तो उस पर IS1 का ये कहना है कि जब आप IFRS को फॉलो करते हैं विद एडिशनल डिस्क्लोजर व्हेन नेसेसरी, भाई जहां पर आपको लगता है कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मजीद डिस्क्लोजर होने चाहिए और आप दे देते हैं, तो फिर ये प्रिजम्पशन है, ये समझा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर ली। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और बड़ा क्लैरिटी जो है वो IS1 ने दी हुई, और ये हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर दे देने से करेक्ट नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर एग्जांपल बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट गलत कर दी, और बाद में जाकर आप डिस्क्लोजर में लिख भी दें कि जी वो जो ट्रीटमेंट है वो गलत हो गई है और वो इस तरीके से गलत है, सही होती तो ये होता, इससे आपकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो जाएगी। इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो डिस्क्लोजर देने से, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल देने से या नोट्स में बताने से करेक्ट नहीं होगी, रेक्टिफाइड कंसीडर नहीं होगी। गलत चीज जो है वो गलत ही रहेगी, चाहे उसके बारे में डिस्क्लोजर भी क्यों ना दे दिया जाए। तो ये तो हमारा पहला इशू था फेयर प्रेजेंटेशन का। दूसरा इशू ये है कि जी कंप्लायंस विद IFRS के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाई गई हैं, तो वो एक एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट देगी। अब ये एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट जो होती है कंप्लायंस की, ये नोट्स में दी जाती है। अब मतलब क्या है एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट्स का? अब ये सेंटेंस में नॉर्मली यूं लिखी जाती है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। अगर आप नोटिस करें तो इस सेंटेंस के अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर अब मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोलता हूं जो कि रिजर्व्ड हैं या क्लियर नहीं है, उनमें कुछ डाउट है, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस यूज करना कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द IFRS जो है, ये एक अनरिजर्व स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर रिजर्वेशन है, इसके अंदर एक कंडीशन है। तो क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जी दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड विद इन अकॉर्डेंस विद IFRS, कि IFRS के मुताबिक बनाई है और नथिंग एल्स। An entity shall not describe financial statement as complying with IFRS unless they comply with all द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। अगर आप तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट IFRS की फॉलो करते हैं, तो तब आप ये कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाई है। अगर आपने कुछ रिक्वायरमेंट IFRS की फॉलो नहीं की, ज्यादातर बेशक फॉलो की हूँ, आप कहते हैं जी 95% रिक्वायरमेंट फॉलो की हैं, 5% नहीं की, स्टिल आप ये नहीं कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS से कंप्लाई कर रही है। तो तमाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना चाहिए।
अब एक सिचुएशन है डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस, यानी IS1 जो है वो ये कहता है कि ये भी पॉसिबल है कि आपको बाज़ औक़ात फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपको आईएफआरएस की ट्रीटमेंट को छोड़ना पड़े। दैट इज कॉल्ड डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस। तो स्टैंडर्ड की वर्डिंग ये है कि एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में मैनेजमेंट ये कंक्लूड कर सकती है कि कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस वुड बी मिसलीडिंग, that it would conflict with the objective of financial statement set out in the conceptual framework, कि जो हमारा एंटिटी है उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है फेयर प्रेजेंटेशन का, ट्रू एंड फेयर व्यू का, उसके साथ कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि आईएफआरएस फॉलो किया तो इतनी मिसलीडिंग ट्रीटमेंट हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप स्टैंडर्ड का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्टैंडर्ड कहते हैं कि जिस जो स्टैंडर्ड्स का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं दो चीज़ों के लिए बेसिकली, एक तो ये कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और दूसरी ये है कि कंपेरेबल हो, ताकि एक सब लोग एक ही स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहे होंगे तो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन बनेगी। तो स्टैंडर्ड का पर्सपेक्टिव ये है कि जहां पर आप समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएंगी आईएफआरएस फॉलो करके, वहां आईएफआरएस छोड़ दें लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन ना छोड़ें। अब इसमें सिर्फ लेकिन जो आईएफआरएस अलाउ करते हैं उसी पर सिर्फ बेस नहीं करता, जो हमारा रेलिवेंट कंट्री का लॉ होता है वो भी रेलिवेंट होता है। कुछ कंट्रीज में जो लॉ होता है वो तो अलाउ कर देता है कि डिपार्चर कर सकते हैं, यानी आप आईएफआरएस को जो है वो छोड़ भी सकते हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अलाउ करता है, या हम कहते हैं कि प्रोहिबिट नहीं करता, मना नहीं करता डिपार्चर से। तो ऐसी सिचुएशन में एक एंटिटी 4 डिस्क्लोजर देगी, जाहिर बात है एंटिटी डिपार्चर कर लेगी। तो फिर मैनेजमेंट ये कंक्लूजन देगी कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन दे रही है। उन्होंने डिपार्चर कर लिया, आईएफआरएस की वो रिक्वायरमेंट छोड़ दी, इसके बावजूद वो ये कंक्लूजन अपना डिस्क्लोज करेंगे कि हमारे ख्याल से फेयर प्रेजेंटेशन है। प्लस वो कहते हैं कि जी कंप्लायंस विद आईएफआरएस जो है वो बाकी की गई है, और जो पर्टिकुलर डिपार्चर किया उसकी डिटेल बता देंगे। फिर जिस आईएफआरएस से उन्होंने डिपार्चर किया उसका टाइटल, नेचर ऑफ डिपार्चर, आईएफआरएस की ट्रीटमेंट क्या थी, वो ट्रीटमेंट क्यों मिसलीडिंग थी, और हमने जो ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया वो क्या है, ये सारी डिटेल बताई जाएगी। और एंड में आप बताएंगे इफेक्ट ऑफ डिपार्चर ऑन ईच आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किन किन एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस की जो आइटम्स हैं उन पर क्या फर्क पड़ा फॉर ईच पीरियड प्रेजेंटेड, यानी करंट ईयर भी लास्ट ईयर भी डिपार्चर की वजह से, यानी आईएफआरएस फॉलो करते तो फिगर्स क्या होती हैं और डिपार्चर की वजह से फिगर्स क्या हैं। तो ऐसा तो आप तब करेंगे जब आपका जो रेलिवेंट कंट्री का लॉ है वो डिपार्चर अलाउ करता हो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। व्हाट इफ कि आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो आपके कंट्री का लॉ है, वो डिपार्चर अलाउ नहीं करता, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोहिबिट्स डिपार्चर। अब जब लॉ प्रोहिबिट कर देता है तो आप डिपार्चर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप कह रहे हैं कि जी हम आईएफआरएस तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा लॉ ही अलाउ नहीं करता आईएफआरएस को छोड़ना, लेकिन आईएफआरएस फॉलो करने से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जा रही है, तो आप उस मिसलीडिंग एस्पेक्ट का जो है इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं दो डिस्क्लोजर देख के। नंबर 1, आप वो रेलिवेंट आईएफआरएस का टाइटल बता दें और रीजन बता दें कि क्यों मैनेजमेंट ये कंक्लूड कर रही है कि भाई इस आईएफआरएस के साथ कंप्लायंस जो है वो मिसलीडिंग है। फिर आप ये बता दें कि जो एडजस्टमेंट आप करते, अगर मैनेजमेंट समझती है कि जी फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती जो की जाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फेयर प्रेजेंटेशन देंगी। तो यानी आप मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डिपार्चर के बगैर ही बनाएंगे, आईएफआरएस के मुताबिक बनाएंगे। ये पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। और अगर आप समझते हैं कि कोई डिपार्चर नहीं कर रहे, इस वजह से मिसलीडिंग हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस को फॉलो करके, तो आपने क्या करना है कि आपने एक तो रेलिवेंट डिटेल बतानी है और एडजस्टमेंट्स बतानी है कि ये एडजस्टमेंट अगर फिगर में कर दें, ये लाइन आइटम्स की फिगर्स इतनी इतनी चेंज हो जाएंगी फेयर प्रेजेंटेशन अगर फॉलो की जाती, और ये फिगर्स ऐसे होती। तो अब स्टेप्स क्या निकले कि आपने असेस किया कि आईएफआरएस को फॉलो करेंगे तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी, डिपार्चर कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन फिर 4 आइटम डिस्क्लोज कर दें। लॉ डिपार्चर से मना करता है, डिपार्चर नहीं कर सकते, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि उस जो आईएफआरएस को फॉलो करने से जो मिसलीडिंग क्रिएट हो रही है 2 आइटम्स का डिस्क्लोजर देंगे ताकि वो जो मिसलीडिंग इंपैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। अब हम गोइंग कंसर्न का इशू डिस्कस करेंगे।
तो IS 1 की रिक्वायरमेंट है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो मैनेजमेंट एक असेसमेंट करेगी कि क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न के तौर पर कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। अब नॉर्मली जो असेसमेंट हमारी होती है वो यही होती है कि एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है, ये हमारी नॉर्मल कह लें कि एक एजम्पशन होती है, अनलेस के मैनेजमेंट की या तो इंटेंशन हो कि एंटिटी को लिक्विडेट कर देंगे या ट्रेडिंग बंद कर देंगे, या आप कहते हैं कि इसके अलावा अब कोई अल्टरनेटिव बचा ही नहीं। अब इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं बचा? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एंटिटी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो अब तो बंद ही करना पड़ेगा, या कंपनी के लॉसेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बंद ही करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी सिचुएशन राइज हो गई है कि या तो आपका अपना इरादा है बिजनेस को खत्म करने का, या हालात ऐसे हो गए हैं कि बिजनेस खत्म हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन तो एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, अदरवाइज एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है। अच्छा, टिपिकली जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन की बात होती है तो हम फ्यूचर के बारे में तमाम जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन होती है उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन कम अज कम 12 मंथ की इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी होती है। तो जब आप एक एंटिटी के गोइंग कंसर्न के स्टेटस को असेस कर रहे होते हैं तो कम से कम आप नेक्स्ट 12 मंथ को देख रहे होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, कि क्या एटलीस्ट 12 मंथ कंपनी कर सकती है। हाँ, अगर आपके पास 12 मंथ से ज्यादा का डाटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस सबको कंसीडर करना चाहिए। अब जो गोइंग कंसर्न पर मैनेजमेंट की असेसमेंट जो आती है उस पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं कि पहली तो ये कि जो बिल्कुल पॉजिटिव साइड है कि आपकी ने असेसमेंट की और आप कहते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो फिर आप जिस तरह हम नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पर, वैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं एंटिटी गोइंग कंसर्न है, लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट है कि क्या एंटिटी कंटिन्यू कर सकेगी एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। जिस तरह आप कहते हैं कि कुछ लॉसेज आ रहे हैं, आल्दो अभी तक ये क्लियर है कि जितना हमने फ्यूचर की असेसमेंट की 12-15 महीने की, उसमें नजर आ रहा है कि एंटिटी कंटिन्यू कर लेगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ लिटिगेशन ऐसी चल रही हैं, उनका फैसला अगर हमारे खिलाफ आ गया तो फिर कंपनी शायद ना चल सके। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो फिर, क्योंकि आपका असेसमेंट तो यही है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही बनाएंगे। एडिशनली आप डिस्क्लोजर देंगे उन अनसर्टेनिटीज का जो ऐसा सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रही है एंटिटी के ऊपर, तो यूजर्स को वो बता देंगे। अब फिर एक सिनेरियो आ जाता है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, मैनेजमेंट ने असेसमेंट की और असेसमेंट का रिजल्ट ये निकला कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनेंगी, उनको अल्टरनेटिव बेसिस पर बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनीज में लिक्विडेशन अकाउंटिंग कहलाती है, या कुछ सिचुएशन में इसको ब्रेकअप बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। बेसिकली उसमें सारे एसेट और लाइबिलिटीज जो हैं वो रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर शो किए जाते हैं, इस बेसिस पर कि अब तो हर चीज़ ने सेल हो जाना है, एसेट्स ने और रियलाइज हो जाना है, और जो लाइबिलिटीज हैं उन्होंने विद इन 1 ईयर सेटल हो जाना है। एडिशनली एंटिटी डिस्क्लोजर देगी। सबसे पहले तो ये डिस्क्लोजर दिया जाएगा कि एंटिटी अब गोइंग कंसर्न नहीं है। दूसरे नंबर पर वो बेसिस जिन पर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन अकाउंटिंग, ब्रेकअप बेसिस, जो भी बेसिस आपने फॉलो, या रियलाइजेबल बेसिस जो भी फॉलो किए हैं, और रीजन फिर बतानी है आपने कि एंटिटी गोइंग कंसर्न क्यों नहीं है। तो अल्टरनेटिव बेसिस पर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, और ये जो डिटेल्स हैं, तीन डिस्क्लोजर्स हैं, ये भी दिए जाएंगे। एक्रूवल बेसिस, एक एंटिटी जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूवल बेसिस पे बनाएगी सिवाय कैश फ्लो इंफॉर्मेशन के। सेपरेट प्रेजेंटेशन ड्यू टू मटेरियलिटी, हर वो आइटम जो मटेरियल हो, क्लास ऑफ सिमिलर आइटम जो मटेरियल हो, उसको सेपरेटली प्रेजेंट किया जाएगा। और डिसिमिलर नेचर और फंक्शन के आइटम भी सेपरेटली प्रेजेंट किए जाएंगे, अनलेस कि वो क्लियरली इमटेरियल हो। जब क्लियरली इमटेरियल हो तो उन चीज़ों को फिर आप एग्रीगेट कर सकते हैं। तो एग्रीगेशन का क्राइटेरिया देखते हैं, अगर एक लाइन आइटम इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है तो उसे दूसरे लाइन आइटम के साथ आप एग्रीगेट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। एक आइटम सफिशेंटली मटेरियल नहीं है कि उसकी सेपरेट प्रेजेंटेशन की जाए इन द स्टेटमेंट, हो सकता है कि आप कहें कि जी एक आइटम इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि उसे हम प्रॉफिट और लॉस में अलग लाइन आइटम के अंदर शो करें या सेपरेट शो करें, बट स्टिल ये पॉसिबल है कि नोट्स में उसे सेपरेट प्रेजेंटेशन की जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सैलरीज का एक्सपेंस जो है
वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर अलग से शो करें। वो एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है ना वो कंबाइन करके शो कर देते हैं, तो स्टेटमेंट में तो अलग नहीं शो होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं नोट्स में जाकर जब हम एडमिन एक्सपेंसेस का ब्रेकअप बताते हैं, वहां पर सैलरीज एक्सपेंस जो है वो सेपरेट बताना जरूरी है। तो एक चीज हो सकता है कि मेन स्टेटमेंट के लिए मटेरियल ना हो लेकिन नोट्स के परस्पेक्टिव से मटेरियल हो, तो ये चीज भी देखनी चाहिए। इनफैक्ट मटीरियलिटी और एग्रीगेशन ये दो कनेक्टेड क्राइटेरिया हैं, क्योंकि जो चीज हम कहते हैं कि मटेरियल है वो सेपरेट प्रेजेंट की जाती है, और जो चीजें मटेरियल नहीं होती उनको एग्रीगेट कर दिया जाता है। ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम इनकम या एक्सपेंसेस को या एसेट एंड लाइबिलिटीज को नेट बेसिस पर शो करें। तो क्या हम नेट बेसिस पर शो कर सकते हैं? जनरल सिचुएशन तो ये है कि नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है कि अनलेस रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय एन आईएफआरएस। तो बेसिक रूल हमारे पास आ गया कि हमने एसेट और लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस को नेट बेसिस पर शो नहीं करना। लेकिन अगर आईएफआरएस रिक्वायर करते हो फिर करना होगा, और परमिट करते हो तो हम कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि क्या इनकम और एक्सपेंसेस को नेट बेसिस पर शो किया जा सकता है। तो एक आईएफआरएस 15 में ये है कि जब रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट करना होता है तो वो नेट ऑफ डिस्काउंट शो करना होता है। तो ये रिक्वायरमेंट है आईएफआरएस 15 की, तो यहाँ पर हम फिर इसी को फॉलो करते हैं और रेवेन्यू को नेट ऑफ डिस्काउंट ही जो है हम लिखते हैं। उसके बाद है परमिटेड, जैसे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल है नॉन करंट एसेट, उसको नेट बेसिस पर स्टैंडर्ड ये कहता है कि उसे रेवेन्यू के तौर पर शो नहीं करना। तो रेवेन्यू के तौर पर शो नहीं करना, लेकिन हम उसकी सेल प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट अलग अलग भी बता सकते हैं और उसको नेट बेसिस पर भी इंक्लूड कर सकते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको नेट बेसिस पर ही शो किया जाता है, क्योंकि सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन यही होता है कि हमने उसमें, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता, तो हम नेट बेसिस पर जब प्रेजेंट करते हैं तो वो ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल इंपैक्ट को बेहतर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से एक ऐसे भी पोजीशन देखते हैं जहां पे बिल्कुल परमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम जब इन्वेंट्री की सेल करते हैं तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स ये नेट बेसिस पर शो नहीं कर सकते। इनको हमें अलग अलग ही शो करना होता है, रेवेन्यू अलग बताना होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग बतानी होती है, उससे फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी बताते हैं, नेट निकल आता है उससे। डायरेक्टली आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ग्रॉस प्रॉफिट से ही स्टार्ट करें। रेवेन्यू की फिगर जो है वो उसमें सेपरेट प्रेजेंट करना लाजमी है। इसी तरीके से एसेट और लाइबिलिटीज की साइड पर हम अगर एग्जांपल्स देखते हैं तो परमिटेड ये है कि रिसीवेबल और पेएबल जब एक सेम काउंटर पार्टी से रिलेट करते हैं, एक सेम पर्सन है, उसी से हमने कुछ पैसे लेने हैं, कुछ उसके पैसे देने हैं, और वो अमाउंट सेटल भी होनी है नेट बेसिस पर या सिमल्टेनियसली, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करके ऑफसेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नॉट परमिटेड की बात करें तो अगर एफबीआर है, सेम पर्सन पार्टी है, उसकी तरफ आपका इनकम टैक्स का पेएबल है और सेल्स टैक्स का रिफंडेबल है, दोनों जगह पर इन्वॉल्व एफबीआर ही है, लेकिन आप इसे ऑफसेट नहीं कर सकते क्योंकि जो पाकिस्तान में टैक्स लेजिस्लेशन है वो तो इसको अलाउ नहीं करता। जो सेल्स टैक्स की पेमेंट्स और रिफंड्स हैं वो अलग मैकेनिज्म से डील होती हैं, और इनकम टैक्स के जो पेमेंट्स और रिफंड्स हैं वो अलग मैकेनिज्म से होते हैं। तो इसको अगर नेट बेसिस पर शो करेंगे तो सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप नेट बेसिस पर एक्चुअली सेटल कर ही नहीं सकते, तो उसको शो भी नेट बेसिस पर ना करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग हमारा ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। तो एक एंटिटी जो है वो अपनी जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपैरेटिव के साथ वो एटलीस्ट एनुअली प्रेजेंट करेगी, ये रिक्वायरमेंट है। और टिपिकली भी हम ये देखते हैं कि एनुअल ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही होती हैं। लेकिन बाद वक़्त एक एंटिटी जो है वो किसी वजह से हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड शॉर्टर और लॉन्गर देन 1 ईयर पर बना रही हो। जैसे कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से टाइम ही कम हुआ है या इनकॉर्पोरेशन से टाइम ज़्यादा हो गया, वो 16 मंथ की एजीएम कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 12 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा 13 मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। तो वो दो डिस्क्लोजर देंगे, एक तो रीज़न बताएंगे कि क्यों उन्होंने लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड यूज़ किया, दूसरा वो फैक्ट बताएंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट पीरियड की हैं और इस पीरियड की जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिफरेंट पीरियड की है। जहाँ पर मंथ सेम नहीं है वहाँ पर वो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। कुछ एंटिटीज जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 ईयर पीरियड की ही बनाती हैं ज़्यादातर, कुछ जो हैं वो 52 वीक पीरियड की बनाती हैं। अब 52 वीक पीरियड जो है ये बनते हैं
364 डेज। तो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 52 वीक पीरियड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती हैं, साल में 365 डेज होते हैं, ये कंपनी 364 डेज के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होती हैं, क्योंकि ये वीकली अपना सारा डाटा मैनेज कर रही होती हैं, और IS1 इसको प्रोहिबिट नहीं करता। यानी अगर 52 वीक पीरियड पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो वो एनुअली ही समझी जाएंगी, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो IS1 है वो इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन या प्रोहिबिशन नहीं है। तो ये जर्नल फीचर्स पर हमारे पॉइंट्स थे आज के, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।